चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल को दो हिस्से में बांट के पढ़ेंगे, एक होगा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन और दूसरा होगा रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक, तो पढ़ हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से दो अलग अलग चैप्टर बनाएंगे। ठीक, पहला टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिख लीजिए फटाफट। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि वो पॉइंट होता है जहां पर सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी बॉडी पर। ठीक है, हम इस पॉइंट पर सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफबीडी में अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, उसका रीजन क्या होता है? हम वो पॉइंट मानते हैं जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है और उसी पर सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ, इस चैप्टर में क्या करेंगे हम, वो सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते हैं, लोकेट कैसे करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ने सीखा था फोर्सेस के बारे में और हम लोग ने एफबीडी के बारे में सीखा था। ठीक, उसका वर्क और एनर्जी में हम लोग ने जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है जिससे वर्क हो रहा है ना, और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। फिर अभी सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, वो उसमें क्या सीखा था हम लोग? सर्कुलर डायनामिक्स, मतलब कोई भी अगर आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें कौन कौन से फोर्सेस होते हैं और किस तरीके से ऐड करते हैं, ये पढ़ा। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकेशन, कैसे हम लोग लोकेट कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास को। और फिर अब इसके आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग कोलिजन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो लिखो, सेंटर ऑफ मास is that point, लिखिए इसे फटाफट। सेंटर ऑफ मास is that point at which total mass is supposed to be concentrated. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिख लीजिए, थोड़ा सा और लिख लीजिए। द सेंटर ऑफ मास of an object is that point which represents the whole body। ये वो पॉइंट होता है जो कि पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा, एक चीज बताते हैं हम लोग को। जैसे कोई एक कार मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर वो कार मूव कर रही है तो उसका मास मान लेते हैं कि 100 kg है। ठीक, अगर हमने उस पूरी कार को रिप्लेस कर दिया विद द सेंटर ऑफ मास, तो पता है हम उसमें देखेंगे, ऐसे एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 किलोग्राम, जो कि सेम तरीके से मोशन करेगी जैसे एक कार मोशन कर रही थी। अगर वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से कर रही थी, ये पॉइंट मास भी 100 किलो का ये आपका मूव करेगा विद वेलोसिटी v। इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के जो भी जिस तरीके से इस टाइप का मोशन कर रहा है उस टाइप से वो भी मोशन करेगा। अगर मान लो वो कार सर्कुलर मोशन कर रही थी तो यही पॉइंट मास क्या करेगा? एक सर्कुलर मोशन करेगा। हमने बस क्या किया है, हमने बस पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए मैंने लिखवाया कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसके अंदर, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब हम यहां शुरू करेंगे लोकेट करना सेंटर ऑफ मास को। यहां पहली बार ये समझेंगे कि ऐसा हो सकता है कि बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब समझ में आ रहा है? यहां पर तब ऐसा होता है जब एक से ज्यादा बॉडी एक सिस्टम में लाई करती हैं, तब उन दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास हो सकता है। लेकिन अगर कंबाइंड सिस्टम सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो बॉडी के बाहर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात होगी। तो यहाँ डिस्क्रीट अगर हमने बोला, डिस्क्रीट के केस में क्या होता है? जब आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं या मास है या फिर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा आपके पॉइंट मास एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब कि तो बिखरे हुए अलग अलग जगह पर पाए जा सकते हैं। तो अगर मैंने देखा कि इसको लोकेट करेंगे पॉइंट ओ से, कहां से लोकेट कर रहे हैं? पॉइंट ओ। ये क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम बैठे हुए हैं, जहां से ऑब्जर्वर देखता है।
तो m1 का आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया r1 और m2 का कितना आ गया r2। यहाँ पे c क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जिसमें m1 और m2 दोनों लाई करते हैं, और उसका पोजीशन वेक्टर कितना है rc। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए इसके अंदर, let two particle of masses, let two particle of masses m1 and m2, क्या है भाई, दो पार्टिकल, इसका मास कितना है m1 और m1 ठीक है। आगे लिखिए विथ पोजीशन वेक्टर r1 एंड विथ पोजीशन वेक्टर r1 एंड आगे लिखिए फुल स्टॉप पर, लेट देयर center of mass C have position vector RC, have position vector कितना है RC, ठीक है बेटा। then RC vector will be equal to summation mi ri upon total mass, ठीक है। ri आपको पता है क्या है, वेक्टर। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कितना बेहतरीन है कि इसमें दो पार्टिकल हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 50 हो, 100 हो, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन का मतलब क्या होता है, आई आपको पता है, आई की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी, जितना भी आपको ले जाना है n तक जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर अगर समेशन एक्सपैंड करेगा तो क्या आ जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस टोटल मास, तो यही होता है ना। इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, rc वेक्टर, ठीक है। अब आपको भी पता है r के दो कंपोनेंट होंगे, एक x होगा एक y, तो हम कभी भी लिख सकते हैं यहाँ पर rc वेक्टर हो जाएगा किसके बराबर भाई, आपका हो जाएगा एक rc x i कैप प्लस rc y j कैप, x के लॉन्ग एक y के लॉन्ग, देखो ना इसके रिजॉल्व करो, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब है कि RC के भी दो कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मैं चाहूं, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से लिखूं तो RC का कोऑर्डिनेट लिखना तो हो जाएगा XC, YC, होगा कि नहीं होगा? तो XC की वैल्यू कितनी होगी, XC विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और YC क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस, ठीक बच्चे। इससे आप लोकेट कर सकते हो सेंटर ऑफ मास को, ठीक है, किसी भी प्लेन के अंदर। अगर हम कुछ इस तरीके से प्लेस करें, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से प्लेस करें m1 m2 को कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करे, ओरिजिन पर, तो RC की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, तब तो RC क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे XC के 0 और YC के भी 0, 0, 0। तो RC को कह सकते हैं RC vanishes if center of mass lies on origin। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं अगले फिगर में देखा होगा, अगर तो फिगर देख के भी समझ में आता है। यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, ओरिजिन पर। अगर वो ओरिजिन पे आ जाएगा बॉस, तो यहाँ पे से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0। इट मींस
XC is 0 and YC is 0, तो RC क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड में तो 0 होगा कि नहीं होगा भाई? बड़े भाई बताओ पीछे, क्या सही लिखा है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही गुरु? पोजीशन वेक्टर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बताओ ये लड़की बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जहां पर क्या होगा, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर और किस लिए यूज होता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर लिखवाया हुआ है, बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट पी पर कोई भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है उसको लोकेट करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो होता है पोजीशन वेक्टर। इस तरह क्या बताएं, लेकिन बोला नहीं ना, बोल रही थी तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद आना चाहिए। आपको पता है तो बताना भी होगा ना, बताओगे नहीं चुप हो जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसमें पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर हो जाएगा बिकॉज जीरो पे चला गया ना वो। ठीक, चलो आगे बढ़ जाएं। तो यहां लिखिए इफ वी एज्यूम, इस केस के लिए डायग्राम के लिए लिखवा लो, इफ वी एज्यूम origin to be the center of mass, origin to be the COM, मैं ये लिखना स्टार्ट करूंगा, center of mass, then RC vector vanishes, then RC vector vanishes मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इक्वेशन कैसे दिखेगा? दिखेगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। जीरो वेक्टर होगा या नहीं होगा भैया? वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है, फ्रैक्शन कमेंट नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करोगे तो हमेशा वेक्टर मिलेगा। ठीक है, so to satisfy above condition, to satisfy the above condition as the m1 and m2 cannot be negative, कभी निगेटिव होता है मास? नहीं हो सकता, then r1 vector and r2 vector are opposite to each other, जिससे कि क्या हो जाएगा? r1 की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी r2 के, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब है इसके कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? कहीं पर भी रहे बस r1 r2 क्या हो? अपोजिट हो जाए, तभी आपका ओरिजिन क्या होगा। मतलब इसका एक सर्कल बना लो तो इसमें जितना भी ओरिएंटेशन हो सकता है वो सारे ओरिएंटेशन पे आपका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ सकता है। बस केस क्या है, r1 r2 क्या हो जाएंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, इन स्केलर फॉर्म कंडीशन क्या, मैंने कहा स्केलर फॉर्म में कंडीशन क्या होगी, तो क्लियर है कि m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 r2। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया m1 अपॉन m2 किसके बराबर हो जाएगा? r2 अपॉन r1। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमें ये कंडीशन पता है तो हम इसको इतना ही चेक करके बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे लाई करेगा। कैसे करेंगे? कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू चेक कर लेंगे, r2 अपॉन r1 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा उस केस में? ओरिजिन पे लाई करेगा। समझ में आ गया? ये स्केलर फॉर्म में कंडीशन मैंने आपको निकाल के दे दी। तो यहां से लिखिए, थोड़ा कंक्लूजन लिख लीजिए। So we conclude that COM of m1 and
lies between the two particle क्या बोला मैंने कि सेंटर ऑफ मास m1 m2 का उनके बीच में ही लाई करेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, कहीं पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑन द लाइन ज्वाइनिंग m1 एंड सिर्फ इस लाइन पर ही लाई करेगा, उनके बीच में तो होगा लेकिन इस लाइन पर ही पाया जाएगा। ठीक है, आगे लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट के लिए ऐसे लिख लो या ऐसे ही लिख लो, विच डिवाइड्स, सेंटर ऑफ मास जो कि डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स, ये कहां पढ़ा था पता है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है कहीं, बस वही यूज होने वाला है। ठीक है, विच डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन them in inverse ratio of their masses। ये कंडीशन मुझे कहां से मिली थी, यहां से। फिर डिस्टेंस हो गया, देखो इनवर्स r2 अपॉन क्या है, m1 अपॉन m2, इनवर्स है कि नहीं है, देखो r1 का इनवर्स m1 का इनवर्स r1 और m2 का r2। ठीक है, समझ में आ गया, फुल स्टॉप कर लो। ठीक, ये हो गई एक कंक्लूजन जिसको आप रिवीजन के लिए यूज करेंगे। समझ में आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की इसको। नेक्स्ट, ये क्या दिया हुआ है, तो अब मैंने उसी को थोड़ा अलग तरीके से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों मासेस को प्लेस कर दिया। अब कंक्लूजन से ये पता है कि इनके जो कनेक्टिंग लाइन होगी उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। मैंने ये मान लिया कि उस सेंटर ऑफ मास की m1 से दूरी r1 है और m2 से कितनी है, r2। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं। तो R1 की अगर मुझे सिर्फ R1 जानना है, मुझे क्या जानना है, मुझे सिर्फ R1 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, और मुझे अगर R2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बताइए। R1 माइनस R2 कर देंगे, सॉल्व करो, बताओ इक्वेशन फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये हो जाएगा आपका, लिखो m2r अपॉन क्या लिखोगे, m1 प्लस हो जाएगा m1 प्लस, यहां आ जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया दो पार्टिकल के लिए, लेकिन ऐसे अगर ढेर सारे पार्टिकल होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो क्या करेंगे, और अगर वो 3D में होगा तो क्या करेंगे, जैसे ये कैमरा है ना, ये कैमरा हवा में है ना, हवा में, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके x कोऑर्डिनेट भी होंगे, y भी होंगे और z भी होंगे, तो इसके सेंटर ऑफ मास में x y के साथ z भी आएगा, है ना, z का भी कोऑर्डिनेट होगा। तो अगेन फिर से अब इसके सॉल्व करते हैं, अगला टॉपिक देखिए। तो अगर हम बात करें, सेवरल पार्टिकल सिस्टम ले लिया जिसमें हमने 3D लिया है, हर एक मास का x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है, तो जो फॉर्मूला पढ़ के पीछे आ रहे हैं, हम लोग फॉर्मूले में कुछ खास चेंज करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस केस में अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले क्या करेंगे, हम किसी भी दो को सॉल्व करेंगे। कैसे करके, या तो आप समेशन वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो कैसे निकालते थे, RCM का फॉर्मूला क्या था, RCM क्या करते थे उसमें, m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसे करते करते जाएंगे। तो यहाँ r क्या है, r में x y z है, तो बेसिकली इसको ऐसे लिखेंगे, m1 x I कैप x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना, फिर प्लस m2 x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और कब तक करेंगे, जो आपका nth है, जगह mn xn I कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है आपको,
दिक्कत ये हो रही होगी कि फॉर्मूले में आपने पढ़ाया था ये R1 वेक्टर, ये पढ़ाया था R2। भैया R1 R2 होता क्या है, उसी के तो तीन कंपोनेंट होंगे ना, x y और z। तो R1 वेक्टर को मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया तो क्या पाप कर दिया, x I कैप x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मैंने ये डायरेक्टली पुट कर दिया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए RCM जो है ये भी कुछ इस प्रकार से होगा। इसका आ जाएगा एक आपका XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। मैंने इसको कंबाइन करके RCM कर दिया। और इसको डिवाइड किससे करते हैं, अभी डिवीजन नहीं किया। डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास से। किससे करेंगे, टोटल मास। ये आपका RCM हो गया। टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितने भी मास हैं आपके। ठीक है, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट को अलग करना होगा तो m1 जितने भी i कैप वाले हैं उनको अलग करूंगा, जितने j वाले हैं उनको अलग करूंगा, जितने k वाले हैं उनको अलग करूंगा, और सबको एलसीएम स्प्लिट करूंगा। सब में डिवीजन में क्या आएगा, कैपिटल M। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस कहां तक mn x अपॉन टोटल मास। इसी प्रकार YCM क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस लास्ट में mn yn डिवाइड बाय टोटल मास। और लास्ट में z का भी लिख लो, z का क्या हो जाएगा, ZCM इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn अपॉन टोटल मास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे फॉर्मूला। ये आप कभी भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो बाय यूजिंग दीस फॉर्मूले। यहां तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखिए। अभी तक हमने यूनिफॉर्म के लिए बोला या फिर डिस्क्रीट पॉइंट के लिए बोला। अगर मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म शेप ले लिया, ये कैसा है, एक नॉन यूनिफॉर्म शेप है ना। तो पिछली बार हमारे पास पॉइंट मासेस हुआ करते थे, m1 m2 m3 ऐसे होते थे ना डिस्क्रीट फॉर्म में पॉइंट मासेस। अब मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म शेप ले लिया, ठीक। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है अगर हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे स्मॉलेस्ट आप इसका जो भी, अगर टोटल मास कैपिटल M है तो हमने एक dm पार्ट कट कर लिया, एक छोटा सा पीस लिया, इसका मास कितना था dm। अब मैंने इतने ही साइज के जितने भी पार्टिकल बन सकते हैं सबको हमने क्या कर लिया, पॉइंट मास बना लिया। ठीक है, अब ये एक ही शेप पे लाई कर रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे, इनके लिए एक कॉमन पोजीशन वेक्टर r मान लेंगे। कितना मान लेंगे, r वेक्टर। ठीक, उसके बाद सिंपल हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है। RCM अगर निकालना है आपको तो आप क्या करोगे भाई, समेशन क्या करते थे, MI/RI अपॉन टोटल मास। समेशन का होता है जो डिस्क्रीट वैल्यू। अब यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू है क्या, हर जगह DM सेम वैल्यूज चल रही हैं। फिर जो पोजीशन वेक्टर वो भी कॉमन है, तो ऐसे केसेस में क्या लग जाएगा आपका, जब एक रेट पे चल रहे हैं तो समेशन का बड़ा भाई आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, RDM अपॉन क्या है, टोटल मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका, RCM क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM क्या होगा, स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पर RCM का एक फॉर्मूला आपके सामने बन के तैयार है, दैट इज 1/m इंटीग्रेशन R। अब हमें अगर x और y और z के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो XCM क्या हो जाएगा, XCM इज इक्वल टू 1/m x dm। फिर YCM क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, YCM 1/m y dm। और z के लिए भी आप ऐसे लिख लो। ठीक है, इसी प्रकार से ZCM क्या हो जाएगा, 1/m z। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके बन के। ठीक, अभी तक हमने नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, यूनिफॉर्म के लिए पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे
जो आगे चल के कि किसी भी कंपोजिट बॉडी में क्या होता है, एक से ज्यादा अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उनका एक कंबाइंड सिस्टम बना लेते हैं। जैसे एक हमने ले लिया डिस्क और एक ले लिया स्क्वायर, एक डिस्क ले लिया हमने जो कि सर्कुलर होती है और एक क्या ले लिया स्क्वायर, उन दोनों को एक साथ हमने क्या कर दिया, कंबाइन करके एक सिस्टम बना लिया। तो अब उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास को आप पहले निकाल लोगे, फिर उसके बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके हिसाब से आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पॉइंट मासेस को रिप्लेस कर देंगे। सिंपल है कि नहीं है? देखो यार ये वाले केस में अगर मान लेते इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो अब देखो तुम्हें एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास को पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मास कितना है, मान लो m1 है, इसका कितना है m2। तो मेरे लिए नया फिगर कैसा बनेगा, एक ये और एक ये, एक पॉइंट ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी 1 कह लो, तो यहाँ पर आ जाएगा cm1 और ये जाएगा cm2। इनके बीच डिस्टेंस मान लो r है, तो इसका सेंटर जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास वो कहाँ होगा, वो कहीं बीच में यहाँ लाई करेगा, है ना, जैसे हम लोग पीछे जो फॉर्मूले पढ़ के आ रहे हैं वैसे कर लेंगे। तो बेसिकली ये नहीं देखना है आपको, ये पॉइंट मास की तरह देखना है आपको। मेन काम क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। फिर तो अपन निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। चलो तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी अगली क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना है, हेडिंग डाल दीजिए आप। थैंक यू।